सबसे पहले सर जो है 19 अप्रैल को लखनऊ गए थे। वहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में काफ़ी चीज़ों पर जो है बात की गई। क्या हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, जी। जो आपने इशू जो उठाया है, क्या उन्हें उनका हक मिल पाएगा आगे? तो आपने जो है डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, जो भी पॉइंट आपने रेज़ किया, तो उनका जो है क्या जवाब आया कि दे- कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है इसे सॉल्व किया जाएगा? नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी, और सर जो है लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लोकल बॉन्ड एसोसिएशन, सर के द्वारा जो है एक मुद्दा उठाया जा रहा है 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर, और उसके साथ साथ भी काफ़ी मुद्दे हैं। तो इन्होंने जो है कुछ एक लेटर भी जारी किया है, जो इस लेटर को लेकर यहाँ के जितने हायर ऑफिसर्स हैं, इस विषय को लेकर उनसे भी बात की है। सबसे पहले सर जो है 19 अप्रैल को लखनऊ गए थे। वहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात में काफ़ी चीज़ों पर जो है बात की गई। तो सर इस वक्त हमारे साथ है, हम इनसे ही इसके बारे में जानते हैं कि आखिर अंडमान निकोबार की जो समस्याएं हैं कब खत्म होगी, और राजनाथ सिंह जी से इन्होंने क्या बात की है। नमस्कार रोहित भाई। ऐसा है कि रोहित भाई, हमने 5 इश्यूज़ में ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर जी से हमने बात किया है। पहला विषय है 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर द आइलैंडर्स। दूसरा मुद्दा ये था कि यहाँ पे बांग्लादेशी इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और डोमिसाइल का एक कानून आने का आपको शायद जानकारी होगा। शेखर सिंह कमीशन रिपोर्ट के बाद में वो अभी तक पेंडिंग है, काफ़ी साल 20-22 साल हो गया जिसके ऊपर कोई अभी तक सोच विचार नहीं किया गया है। तीसरा मुद्दा था हमारा NH4 का, जो कंडीशन NH4 का, और इतना पैसा आने के बाद में काम नहीं हुआ है। चौथा मुद्दा ये था हम लोगों का कि जो सुनामी 2004 में आया उसमें काफ़ी खेत डूबे हैं, जो पिनल सेटलमेंट के हैं, जिनको अलॉटमेंट हुआ था या जिनके पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, उसमें भी कहीं जैसे गैरचर्मा एरिया में किसी को मुआवजा नहीं मिला है, और पूरा का पूरा ज़मीन जो है पानी में सबमर्ज हो गया। वो एक मुद्दा था हमारा। लास्ट मुद्दा हमारा था ड्रग्स को लेकर के, जो अंडमान में ड्रग्स का चलन चल रहा है। आप देखोगे कि हमारे यंग बच्चे जिनके पास डिग्रियां हैं मगर जॉब नहीं है, उनको भी आपने देखा होगा कि वो नशे में है। और चाहे वो मोस्टली फिलहाल अभी जैसा हमने बैक टू बैक इंटरव्यू किया, और पुलिस के जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं उनसे हमने इंटरेक्ट किया, और ख़ास करके मैंने तब उन्होंने ये कहा कि ये मैथ को लेकर जो है काफ़ी अंडमान निकोबार के बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, और इसको लेकर जी उनका ये कहना है कि जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, और ये बात उन्होंने मतलब डीजीपी साहब ने भी कही थी, काफ़ी और भी ऑफिसर्स ने भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप जो है पुलिस के समक्ष लाकर इस बात को रखिए, और आपका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। देखिए रोहित भाई, ऐसा है कि मेरा सोचना ये है कि मैथ तो अंडमान में बनता नहीं है, तो आता कहाँ से है? देखिए, मान सकते हैं कि गांजा प्लांटेशन कोई किया है, उनको पकड़ लिया, वो अलग बात है, मगर मैथ जो आ रहा है वो तो बाहर से ही आ रहा है। मेरा ये विचार में है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस अथॉरिटी को ये करना चाहिए कि इसका मेन पिन किंग कौन है, कौन लाता है, कौन सर्कुलेट करता है। देखिए बच्चे, ये जो नशा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको रोहित भाई, इनिशियली आपको, माँ बाप को, पेरेंट्स को, किसी को नहीं पता चला कि बच्चा नशा में है, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में है, वकालत में है, तो हम लोगों को पता चलता है कि अच्छे अच्छे फैमिली के बच्चे हैं,
जिनका पेरेंट्स का बहुत अच्छा रुतबा है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को भी इतना एडिक्शन हो गया है कि मतलब अब पैडलिंग भी शुरू कर दिया है वो। तो मैंने ये सब मुद्दा मंत्री जी के सामने रखा और तहे दिल से मंत्री जी का शुक्रिया, क्योंकि इतना उन्होंने इस चीज़ को सुनने के बाद में उन्होंने तुरंत अपने पीएस को कहा कि भाई ये लेटर को कंसर्न मिनिस्ट्री में भेजा जाए, जहाँ जहाँ है, और एलजी साहब को एक कॉपी भेजा जाए, एमपी साहब को भेजा जाए। और माननीय मंत्री जी ने बोला है कि एलजी साहब से आप मिलेंगे राकेश जी जा करके, और उनको भी ये मुद्दा पे पेश करेंगे और बताएंगे, और फिर इनको जैसे भी फॉलो अप करना है हम अपने जरिए से करेंगे। 5 जो बर्निंग इश्यूज है हमारे अंडमान निकोबार जी। का, और आपने जो है ये लेटर को जब आप गए थे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर से आपने मुलाकात की, तो उस चीज़ के बारे में भी जो है आपने उनसे काफ़ी कुछ कहा। तो वो लेटर ज़रा आप शो कर जी, सकते हैं जी। हमें, ताकि हम दर्शक को जी, दिखा ज़रूर। सकें? ये है चिट्ठी जो मैंने दिया है उनको, ये बाकायदा चिट्ठी उनको रिसीव भी हुआ है, और मैंने सब मुद्दों को एक साथ लिया है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया रोहित भाई, इसमें और एक मुद्दा था हमारा फ्लाइट फेयर का। और ताज्जुब की बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिनिस्टर जी से मुलाकात करने के बाद मुझे ये पता चला कि आज तक दिल्ली में, सेंटर में, इतने परेशानियां यहाँ पे है, ये चीज़ नहीं पता है। ये मैं एकदम खुले आपके थ्रू बता रहा हूँ लोगों को कि वहाँ पे बैठे पीएम साहब या उनके जो भी एसोसिएट्स मिनिस्टर्स हैं, उनको ये लगता है कि अंडमान में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैंने बांग्लादेशी का इशू उठाया, ड्रग्स का इशू उठाया, फ्लाइट फेयर का इशू उठाया, मंत्री जी ने सीधा पूछ लिया कि ये इशू आपका आज का है पहले का? मैं बोला साहब ये हाल फिलहाल कुछ सालों से चल रहा करके। मैंने उनको जब बताया कि स्ट्रेचर पेशेंट को लेके जाने के लिए 3 लाख रुपए का खर्च पड़ता है सिर्फ लेके जाने का, और वो भी आपको 72 घंटे तक वेट करना पड़ता है स्ट्रेचर मिलने के लिए। तो उन्होंने बोला ये मुद्दा क्यों नहीं आ रहा है, ये तो बहुत तकलीफ वाली बात है करके। तो आप सोचिए कि ये चीज़ आज तक दिल्ली को पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है करके। तो फिर हम हमारे जितने लोकल लीडर्स है या पॉलिटिकल पार्टीज है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे हैं करके। मेरा सवाल सर ये है कि 100% जॉब रिजर्वेशन का आपने ये मुद्दा जो उठाया है, तो आपके साथ यहाँ पर और भी काफ़ी सारे जो एनजीओस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनका आपको क्या सपोर्ट मिला या आगे मिल सकता है? इसके देखिए, बारे में बताइए। 100% जॉब रिजर्वेशन रोहित भाई, मैं फिर क्लैरिफाई करता हूँ, ये पलनी भाई शुरू करे, अजीज़ भाई ने उनका साथ दिया। अजीज़ भाई ने मुझे कॉल किया कि राकेश भाई ऐसा ऐसा है और इसको लेकर के आगे चलना है। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोकल बॉन्ड से सहयोग देंगे। मोपला एसोसिएशन है, आंध्रा एसोसिएशन है, आपका जॉइंट एक्शन फोरम तेलुगु एसोसिएशन है, फिर हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं खुल के बोलना चाहूँगा, जैसे दादा सपोर्ट कर रहे हैं एमपी साहब, कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है, टीडीपी कर रहा है, बीएसपी कर रहा है। तो ऐसे कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आए हैं, टूरिज्म एसोसिएशन पूरा का पूरा, उनको जितना एसोसिएशन है सब सपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी एसोसिएशन का सपोर्ट है इसमें, क्योंकि ये जनरल कॉज के लिए है, ये तो सिर्फ मेरा बच्चा या किसी और का बच्चा के लिए नहीं, आइलैंडर्स के लिए बात हो रहा है। क्या हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, जी। जो आपने इशू जो उठाया है, क्या उन्हें उनका हक मिल पाएगा आगे? देखिए रोहित भाई, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी एसोसिएशंस हमारे एसोसिएट जो भी कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा एक्चुअली अगर होगा, रिजॉल्व होगा तो एमपी साहब के थ्रू ही होगा, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में ही प्लेस करना होगा, और ये आपका पॉलिसी डिसीजन है, इसको पार्लियामेंट में प्लेस करके ही किया जा सकता है। हम सिर्फ एमपी साहब को मजबूती दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, ये बोल करके कि भाई ये मुद्दा है जिसको आपको करना है। और उन्होंने भी जो लास्ट मीटिंग हमारा लोकल वन एसोसिएशन में बाकी एसोसिएशन के साथ हुआ, जिसमें एमपी साहब भी शिरकत कर रहे थे, उन्होंने खुले मंच में बोला है कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा करके। तो तो अब मतलब उम्मीद आप कर रहे हैं कि जी, नेक्स्ट सेशन जब होगा पार्लियामेंट का, तो एमपी साहब ने बोला है पब्लिकली कि मैं इस मुद्दे को पार्लियामेंट सेशन में प्लेस करूँगा। इस विषय को लेकर आप ये बताइए ना, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, ऐसा है रोहित जी कि आपको मालूम है बिना पॉलिटिकल फोर्स का हम काम कर रहे हैं, कोई सपोर्ट, खाली एमपी साहब ने बोला है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, मैं सपोर्ट करूंगा। अलावा आपको अगर किसी मिनिस्टर को अप्रोच करना है या पीएम साहब को मिलना है, तो इसके लिए आपको पॉलिटिकल
सपोर्ट तो चाहिए। अब जैसे मैंने डिफेंस मिनिस्टर जी से मेरी मुलाकात हुई, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, मगर कुछ मेरे मित्र हैं जिन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए, इस मुलाकात के लिए बहुत सपोर्ट किया। उनका भी मैं आपके ज़रिए, आपके थ्रू तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। और नेक्स्ट स्टेप ये है, देखिए कि ये जो मैंने आपको जो बताया कि फ़्लाइट फेयर और हमारे स्ट्रेचर पेशेंट का, इस सिलसिले में भी कुछ वहाँ पे बात हुई है मेरी, मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ईश्वर की अगर इच्छा रही, तो बहुत जल्द मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से दिल्ली मुलाकात होगा मेरा इस मुद्दे को लेकर के, और उनसे बात करके बताएंगे कि ये इशू चल रहा है अंडमान में, कि एटलीस्ट स्ट्रेचर पेशेंट को तो कुछ रिलैक्सेशन मिला जाए, ताकि ट्रीटमेंट में जो खर्चा ना हो उसका, और ले जाने में उतना खर्चा हो तो गरीब आदमी अफोर्ड कैसे करे। तो कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के हम प्लान कर रहे हैं, मगर अब देखिए बात वो ये है कि जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा काम करने में स्लो मूवमेंट लेना होगा, सोच समझ के करना होगा। मगर हाँ, ये बात श्योर है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं आखिरी हद तक इस चीज़ को लेके जाऊँगा। जहाँ तक मेरी क्षमता है या मुझे ऊपर वाले ने ताकत दी है, मैं इसको डेफ़िनेटली टू द एंड मैं लेके जाने की कोशिश करूँगा। सर देखिए, जो भी इश्यूज़ के बारे में आपने बताया, फ़िलहाल ये जो है बर्निंग इश्यूज़ है, और ये आज से नहीं है, काफ़ी सालों से ये चल रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, ये इशू को लेकर जो है एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जो है इस मुद्दे पर जो है बात करना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि आपने जो राजनाथ सिंह जी से इसके बारे में बात की, तो इसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन दीजिए। देखिए रोहित जी, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम चाहें पीएम साहब से मिलने का या होम मिनिस्टर साहब से मिलने का, तो आपको लगता है कि अपॉइंटमेंट उतना ईज़ी है? नहीं है। पिछले 6 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जबकि मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं फिर मन से बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ, उनके लिए कार्य भी करता हूँ, वो मेरी पर्सनल इश्यूज़ हैं। बट इस चीज़ में मुझे, अगर मैं खुल के अगर उनको जाके बोलूँ, जैसे प्रेसिडेंट साहब है अजय बैरागी साहब, कि मुझे पीएम साहब से मिलना है, आप थोड़ा-सा कुछ अरेंजमेंट कराइए, तो मुझे मालूम है नहीं होगा। मैं एकदम खुले दिल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सबको मालूम है राकेश पाल जो बोलता है वो खराब बोलता है, और दिक्कत यही लोगों को मेरे से यही है। तो राजनाथ सिंह जी से मिलने का, देखिए मिनिस्टर्स तो वो भी बहुत पुराने हैं और बहुत कर्मठ नेता है, इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। और जब मैंने उनसे मिला तो वो ये नहीं बोले कि 100% जॉब रिजर्वेशन मेरा काम नहीं है करके। उन्होंने एक ही बात बोला, राकेश जी आप इतने दूर से आए हो अंडमान से, कुछ तो सीरियस इशू होगा। मैंने बोला सर एक नहीं है, 4-5 इश्यूज़ है, क्या मैं आपके 5 मिनट आप मुझे दे सकते हो करके। तो उन्होंने बोला जो भी आप बताओ करके। बड़े इत्मीनान से वो सुने, और उन्होंने बोला अपने पीएस को कि जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है जहाँ पे ये डील होगा इश्यूज़, उनको आप फॉरवर्ड करिए। और उसके बाद में मेरे को उन्होंने बोला है कि आप एलजी साहब से मिलिए और इसको फॉलो अप किया जाएगा। राकेश जी आप इतनी दूर से आए हो, तो इससे ज़्यादा मैं एक आम जनता, एक आम नागरिक के हैसियत से और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं लोकल बॉन का अध्यक्ष हूँ, मगर मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, ना हमारी एसोसिएशन किसी को पॉलिटिकली अलाइंस करती है। दूसरी बात यह है कि एज ए एडवोकेट लोग मुझे जानते हैं, मैं परिचित हूँ लोगों से, मगर दिल्ली में जा कर के पीएम साहब से अपॉइंटमेंट लेना या हमारे होम मिनिस्टर साहब से लेना, ये थोड़ा-सा आपको मालूम है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर जी का अपॉइंटमेंट मिला। अब रोहित भाई इसको भी खंडन लोग करेंगे कि आपने जैसे बोला 100% जॉब रिजर्वेशन से। मगर मैं लोगों को फिर ये बोलना चाहूँगा कि जिसको भी अगर इस इश्यू से प्रॉब्लम है, तो मेरे पास आए, मैं बोर्डिंग कार्ड दिखाता हूँ उनको। मेरा आने-जाने का खर्चा कितना हुआ, वो पैसा मेरे परिवार का था, मेरे माँ-बाबू जी का था, तो मैं क्यों खर्चा करूँ? जब मेरे को पॉलिटिकली नहीं आना है, मेरा एसोसिएशन को जॉब रिज़र्वेशन से कोई लेना-देना नहीं है, 38% हमारा है, तो मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये आइलैंड हम लोगों का अपना एक मिनी इंडिया है, हम लोगों का एक स्वर्ग जैसा आइलैंड है। पहले आप 10 साल पहले अपना लगेज अगर रोड के साइड भी छोड़ के जाते थे तो चोरी नहीं होता था। आज के तारीख में आप रात में गाड़ी छोड़ के जाओ, लॉक तोड़ के आदमी ले जाता है। तो ये माहौल आ गया आइलैंड का। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट ये चीज़ अगर मैं शुरू कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को ऊपर वाले का शुक्रगुज़ार मानता हूँ कि कम से कम उसमें क्षमता आई है। आप भी कोशिश करें, लोग भी कोशिश करें, जब एक कर रहा है 10 अगर सपोर्ट करेंगे तो वाक़ई मुद्दा गर्म होगा। सर एक आखिरी सवाल, जहाँ तक हमें ये पता चला है कि 2 मीटिंग्स के बाद आपने राजनाथ सिंह
जी से आपने मुलाकात की। उसके बाद ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है हमारे सूत्रों से कि नेक्स्ट आप जो मीटिंग करेंगे वो जो है इससे काफ़ी बड़ा होगा और काफ़ी एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशंस है वो लोग जो है इस मुद्दे को लेकर खुद सपोर्ट करेंगे। क्या ये बात सच है? जी, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट मीटिंग हम तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग करें। और ये गुज़ारिश है मेरा आपसे, आपके ज़रिए से, कि जितने भी एसोसिएशंस हैं, जैसे हमने 2 मीटिंग किया, तमिल एसोसिएशंस इसमें नहीं आया। उनको शायद ये लग रहा है कि ओबीसी का हम बात कर रहे हैं, हम ओबीसी की बात नहीं कर रहे हैं। मैं फिर क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगा, ओबीसी 38% रिज़र्वेशन है, जो ओबीसी को मिलेगा। अब हमारा बच्चा अगर कोई टॉप करता है सिलेक्शन बोर्ड में, वो जनरल कैटेगरी के वहाँ पे भी जाके बैठ सकता है, 2, 3, 4 जो भी टॉप करेंगे, मगर हमारा ओबीसी का कोटा उतना ही रहेगा जितना आज है। ये लड़ाई है आइलैंडर्स को लेकर के, ये लड़ाई है यहाँ की यूथ को कैसे हम बचाएं ताकि वो नशे की तरफ ना जाए, कोई गलत काम की तरफ ना जाए। हमारा ये सोचना है, हमारा ये नहीं सोचना है कि भाई ये जॉब रिजर्वेशन से मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं। देखिए मैं आई एम अराउंड 50 नाउ, मुझे और क्या जॉब रिजर्वेशन से लेना देना है। अब मुझे बताइए, कोई कुछ है ही नहीं ऐसा कि मैं पर्सनल कुछ मुद्दे को लेके कर रहा हूँ। खंडन हो रहा है, मुझे पता है, व्हाट्सएप में लोग भेजते हैं मुझे स्क्रीनशॉट लेके, राकेश भाई फलाने ने ऐसा बोला। किसी ने 2 दिन पहले कोई फोर्स वाला बंदा है, उसने डाल दिया कि 100% जॉब रिजर्वेशन को लेकर के राजनाथ सिंह जी से क्यों मिलना। अरे भाई, आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि मैं एटलीस्ट, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ बात दिल्ली तक पहुँचे जो यहाँ के लोगों को तकलीफ है। अब उसमें मैं किसी भी मिनिस्टर जी से मिलता हूँ तो ये यहाँ के बारे में मिल रहा हूँ। मुझे अपनी पर्सनल कोई इश्यूज़ हैं नहीं कि जो मैं जाके मिलूँ वहाँ पे उनसे। और जो मैंने अपने पॉकेट से खर्चा किया है या मैं वहाँ गया हूँ, ये भी तो फिर मेरे लिए, अगर इनको अगर लग रहा है कि मैं कोई वेस्ट काम किया, तो मेरे लिए तो फिर वो पैसे भी वेस्ट हो गया ना। तो लोगों को ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी एसोसिएशंस हमको सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। सर एक देखिए काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है लेकिन एक ये एयर का जो फेयर्स है ना इसको लेकर सर क्या करना चाहिए? क्योंकि जैसा आपने मिनिस्टर साहब से बात की तो सिंपल है आपको बताता हूँ अभी फ़िलहाल जो है चेन्नई जाने के लिए ही करीबन जो है 15 से 16,000 रुपया जो पर पर्सन का लग रोहित रहा है। भाई, इसमें 2-3 चीज़ें आपको देखनी है। एक तो यहाँ पे फ्यूल चार्जेस कम है। आप अगर एरोप्लेन में जो फ्यूल आता है, यहाँ पे चार्ज कम है। यहाँ पे कुछ परसेंट मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मेनलैंड सेक्टर से कम है यहाँ से जो रिफ्यूलिंग करते हैं। दूसरी बात है, स्पाइस जेट विड्रॉ कर लिया अंडमान से, गो एयर बंद हो चुका है, किंग फिशर बंद हो चुका है। फ्लाइट कितनी बची है? एयर इंडिया, विस्तारा नहीं आ रहा है शायद यहाँ पे, इंडिगो है। तो ये तरह 3-4 फ्लाइट्स जो है यहाँ पे चल रही है। अब उसमें ये देखना है, मैं ये जब मैं डायरेक्टर सिविल एविएशन से अगर भगवान ने चाहा मुलाकात हुई तो मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट मई और जून में चार्टर्ड दिया जाए अंडमान को, हर एक सेक्टर के लिए एक चार्टर्ड दिया जाए, ताकि, क्योंकि इस वक्त आप देखिए वेकेशन होता है, ट्रीटमेंट कुछ होता है पेंडिंग, वो रखा जाता है कि भाई मई का 2 महीने में हम जाके ट्रीटमेंट करा के आएंगे, हम किसी मंदिर विजिट करेंगे, किसी तीर्थ यात्रा में जाएंगे। अब इस वक्त में अगर आप आने जाने का, फैमिली में 4 मेंबर हो और एक टिकट का रेट 20,000 हो, तो आने जाने में आप 2 लाख फूक रहे हो 4 घंटा के लिए, तो फिर आदमी बाहर क्या जाए और क्या पैसे बचाए, आप मुझे सर बताइए। एट लास्ट आपने जो है डिफेंस मिनिस्टर साहब से मुलाकात की, जो भी पॉइंट आपने रेज़ किया आपने दिखाया वो ऑन जी, स्क्रीन भी हम आपको दिखाएँगे। तो उनका जो है क्या जवाब आया कि कितने दिन के अंदर ये प्रॉब्लम जो है इसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए रोहित भाई, एक चीज़ है, आप अगर आज एलजी साहब से भी आप मिलते हो, एमपी साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब से, आप एक मुद्दा रखते हो तो आप उनको टाइम फ्रेम नहीं पूछ सकते हो। एक तो ये होता है कि उनके पद का लिहाज करना होगा राइट। आपको, ठीक। दूसरा एक है कि उनके पास सिर्फ एक इंडिविजुअल काम तो हमारे आइलैंड का नहीं है, उनके पास हज़ारों काम है। उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है जहाँ पे वो गए थे, मैं जब मिलने गया वहाँ पे कम से कम 1,500 से 2,000 पब्लिक है, सबसे उन्होंने मुलाकात किया। और उसके बावजूद मैं अंडमान से गया था, मुझे भी उन्होंने टाइम दिया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मंत्री जी का। मगर आप अगर टाइम फ्रेम पूछते हो तो मैं क्या उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई आप कितने महीनों में करोगे? वो बोलेगा है कौन आप ये पूछने वाले? क्योंकि हर एक चीज़ का एक प्रोसीजर है। राइट, राइट। एक बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीना लगता है ना, चलने के लिए उसको 1.5 साल लगता है, क्रॉलिंग करने के लिए।
तो फिर हम कुछ किसी भी मुद्दे को उठा करके इतना एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं कि आपको टाइम फ्रेम चाहिए। सर ये मुद्दा मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि जब ये न्यूज़ बाहर आएगा तो काफ़ी लोग जो है इस विषय को लेकर भी पूछेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको पूछने से मैं नाराज नहीं हो रोहित भाई, मैं यही आपके जरिए से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मैं हूँ क्या, मुझे बताइए ना। एक्सपेक्टेशन आप रखते हो तो मैं हूँ क्या, मैं तो एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर इस कोशिश को भी आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या क्या मैं लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। सोशल कॉज करने करने का एक कंसेप्ट अलग होता है, पॉलिटिकल कॉज का एक अलग कंसेप्ट होता है। मैं पॉलिटिकल कॉज के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हाँ, मंत्री जी ने इतना आश्वासन दिया, मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ ये बात, और मीडिया में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने वो वाला बात है। उन्होंने अपने पीएस को बुला के बोला ये चिट्ठी को एविएशन मिनिस्ट्री भेजिए, नारकोटिक कंट्रोल यूनिट जो होता है उसमें भेजिए, रोड सेक्टर का गडकरी साहब को भेजिए बोले। उन्होंने सेग्रीगेट किया मेरे सामने, और उन्होंने मेरे को बोला है, हिदायत दी है कि आप जाके एलजी साहब से मिलिए और एमपी साहब से मिलिए और उनको यही चिट्ठी आप उनको दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ से क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पे चिट्ठी आती है नहीं आती है, उसके बाद फॉलोअप होगा। और राकेश जी आपका नंबर रख लिया गया है, आपको बाकायदा कॉल करके बताया जाएगा इसमें प्रोग्रेस क्या है करके। अब मैं उस वक्त क्या पूछ सकता हूँ मिनिस्टर साहब से कि आप मेरे को टाइम फ्रेम दीजिए मिनिस्टर साहब, कब तक आप करोगे। ये हिमाकत तो मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, ना विष्णु जी कर सकते हैं, ना और कोई आला अफसर कर सकते हैं उनके सामने, ठीक है ना। सर सबसे पहले बात तो आपने अपना कीमती समय दिया और जो भी इश्यूज थे उसके बारे में आपने हमें बताया। एट लास्ट हमारे व्यूअर्स जो न्यूज़ आप तक के दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा रोहित भाई कि इश्यूज बहुत सारे हैं। आप एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के अंदर पार्किंग को लेके भी इश्यूज है, मगर हम अगर इंडिविजुअल इश्यूज़ को पकड़ के थोड़ा चले या उसमें थोड़ा सा एग्रेसर हो, तो हम लोगों को फोकस होना करना होगा कि भाई ये काम को इस हद तक लेके जाना है, इस काम को इस हद तक। आप कॉमन एक ही साथ 10-12 इश्यूज लेके चलोगे तो नहीं होगा। जो बर्निंग इश्यूज अगर आप, जैसे मैंने एक 4-5 मुद्दा उठाया है, उसमें से कोई एक भी होता है, मैं ऊपर वाला का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि मतलब लोगों को ये तो लगे कि भाई एक बंदा निकल के आके ये काम किया है। तो अगर हम सब साथ रहे तो 5 मुद्दा भी आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात है, जितने भी यंग जनरेशन से मैं उनसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, हेल्दी रहो, खुश रहो। आप जितना पैसा नशा के लिए खर्चा करते हो, आप उतना पैसा खाने के लिए खर्चा करो, जिम जाओ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रहो, आप फिट रहो। जॉब नहीं भी हुआ तो कोई नहीं, आप कुछ भी कर लो, कोई प्राइवेट काम कर लो, बट नशा करके आप अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हो, समाज को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उल्टा आपके ऊपर केस हो रहा है जिसके वजह से आपकी लाइफ, बाद में जॉब निकला भी तो आपका लाइफ में स्ट्रगल हो जाएगा, केस पेंडिंग है, जॉब नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अवॉइड दिस एडिक्शन एंड से नो टू ड्रग्स। प्रांत में रोहित जी, मैं न्यूज़ आप तक का शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ आप मेरे छोटे भाई जैसे हो रोहित भाई, आपको भी और आपके ओनर्स को चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया एटलीस्ट लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टेटस में लोगों ने मेरे फ़ोटो डाल करके अप्रिशिएट किया है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूँगा। मेरे दोस्तों को बहुत सारा प्यार, मेरे फैमिली को बहुत सारा प्यार। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि आपका चैनल मैंने देखा है अग्रसर है हर चीज़ को प्रोजेक्ट करने में, सोसाइटी के जो भी इविल्स है या कोई इंसिडेंट हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप और आगे बढ़े और अच्छा करें, और तहे दिल से शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सर।